आजकल के वक्त में बेमतलब की परचेजेस करना एक कॉमन थीम बन चुकी है और लोग इसे अपने आप को खुश करने का एक मेजर तरीका मानते हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि एटलीस्ट आज के वक्त में आपकी मेंटालिटी जो है वो इस पुराने और कस्टमर्स को ज्यादा चीजें खरीदने के लिए इंटरेस्ट करने वाले इस सिस्टम से कहीं ज्यादा परे है या लेट्स से बेहतर है? आखिर हम भी तो आज मिनिमलिज्म और उन सिमिलर कंसेप्ट्स वाली एज में है, राइट? सोचो कितनी मरतबा आपने ये नोटिस किया है कि आप किसी एड से इरिटेट होते हो, उसे एक्टिवली इग्नोर करते हो और ये डिसाइड करते हो कि इस तरह इंटरप्ट करने वाली एड आपको वो चीज खरीदने के लिए कन्विंस ही नहीं कर सकती, मगर फिर होता यह है कि इस सब के बावजूद समहाउ वो चीज आप खरीद लेते हो। वेल, अगर ये सब कुछ इस तरह से नहीं काम करता तो हम इन मेथड्स को आज तक इस्तेमाल होते हुए नहीं देखते। तो जाहिर है इस पागलपन के पीछे भी कुछ मेथोडोलॉजीज हैं और शायद आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि ये समटाइम्स कितनी ज्यादा मेटिकुलस यानी सरल हो सकती है। बेसिक्स तो हम सब जानते ही हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा कॉमन खरीदी जाने वाली चीजें हमेशा स्टोर्स एंड मार्केट्स में सबसे एंड में रखी जाती है, सो कि आप अपनी जरूरत की चीजों तक पहुंचने से पहले बेमतलब की अनलिमिटेड चीजों से एक्सपोज होकर गुजरो और शायद खरीद भी लो। फिर आते हैं बाय वन गेट वन फ्री, जो आइदर डेफिनेटली बहुत ही कम मार्जिनल डिस्काउंट या बेसिकली ऑलमोस्ट एक ही चीज की डबल प्राइस रखकर आपसे दोनों की कीमत वसूल कर लेते हैं। एक्सपोजर्स और बिलबोर्ड भी मार्केटिंग में हेवी लिफ्टिंग कर लेते हैं और ये सब तो आई एम श्योर आप पहले से ही जानते हो, मगर जो आप नहीं जानते वो ये है कि कितनी ज्यादा डीपली हमारी साइक को स्टडी किया जाता है, पैटर्न्स और कस्टमर्स की चॉइसेस को उनके खुद के अवेयर होने से भी पहले प्रेडिक्ट करने के लिए। इसे ही न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। इंसान चीजों को किस तरह से परसीव करता है ये सब कुछ वहीं से शुरू होता है, क्योंकि हम यानी कि ह्यूमंस चीजों को रिलेटिवली परसीव करते हैं, ना कि एब्सोल्युटली। मतलब कि हमारा परसेप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट स्टिमुलस पर बेस्ड होता है। आप इस चीज को रोजाना देख सकते हो, जैसे कि अगर कोई ब्राइट एनवायरनमेंट में अपना फोन अनलॉक करे तो उसके फोन से आपके सराउंडिंग की लाइट कंडीशंस में हुआ चेंज बेयरली नोटिसेबल होता है, जबकि यही सेम चीज अगर कोई लेट्स से मूवी थिएटर में करे तो समटाइम्स ये काफी ज्यादा चौंका देने वाला ब्राइट होता है। पहले से दोनों सिनेरियो में बढ़ने वाली ब्राइटनेस इक्वल थी, मगर आपका परसेप्शन दोनों कंडीशंस को लेकर काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह से हम शोर को भी रिलेटिवली परसीव करते हैं। अगर आप बहुत ही लाउड एनवायरनमेंट में हो तो लेट्स से किसी ग्लास का टूटना शायद बेयरली नोटिसेबल होता है, मगर उसी के कंट्रेरी एक खामोश माहौल में ठीक वही आवाज बेहद जोरदार महसूस होती है। फॉर्मली इसे वेबर्स लॉ कहते हैं। रिलेटिव परसेप्शन का ये आइडिया एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक का कोर प्रिंसिपल रह चुका है, बिकॉज हम ह्यूमंस चीजों को जिस तरह से परसीव करते हैं इससे उन दोनों का कुछ न कुछ लेना देना है। और अब इसका एक और एप्लीकेशन है और वो है प्राइसेस को लेकर हमारा परसेप्शन। जब कभी किसी कमोडिटी की कीमत ऊपर या नीचे होती है तो कस्टमर उस प्राइस चेंज को लेकर क्या महसूस करता है ये डिपेंड करता है उस कमोडिटी की ओरिजिनल प्राइस पर। और कंपनीज इस इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट की प्राइस मार्जिनली बढ़ाने के लिए इटरेशंस में इस्तेमाल कर सकती हैं और वो ये इंक्रीमेंट्स हमारे परसेप्शन थ्रेशोल्ड के ठीक नीचे रखते हैं। और ये जनरली अराउंड द वर्ल्ड मार्केट्स पर अप्लाई हो सकता है, जहां लोग किसी कमोडिटी की कीमत को परसीव करते हैं बेस्ड ऑन कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। यही वजह है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो किसी कंट्री में इंक्रीज प्राइस के बावजूद बेस्ट परफॉर्म करते हैं वही दूसरी कंट्रीज में कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं कर पाते। मगर ये दरअसल और भी डीप टॉपिक है। डिस्पोजेबल इनकम और ओरिजिनल प्राइसेस इस टॉपिक को लेकर काफी फेयर रेलेवेंस रखते हैं, जबकि हमारे दिमाग इररेलेवेंट नंबर से भी ट्रिक किए जा सकते हैं। एक मार्केटिंग कंसेप्ट है जिसे एंकरिंग कहते हैं। आप इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ सकते हो। कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है कि मार्केटर्स अपनी टारगेट प्राइस को रीजनेबल या परफेक्ट बताने के लिए दूसरी प्राइसेस या रेफरेंसेस या इवन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का यूज करके बायर्स के डिसीजन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज लोग सिर्फ टोटली अनरिलेटेड नंबर से एक्सपोज होने की वजह से भी किसी चीज के बेमतलब बढ़ी हुई कीमत को बिना वजह से जस्टिफाइड समझ सकते हैं और इवन पे कर सकते हैं। एंकरिंग करने का एक थोड़ा और कॉमन मेथड है जहां ये स्टेट किया जाता है कि आमतौर पर आप इस प्रोडक्ट के लिए इतनी प्राइस पे करते हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं, हम आपको कम कीमत में प्रोवाइड कर रहे हैं वगैरह। कभी कभार एंकरिंग और भी ज्यादा ऑब्वियस होती है, जैसे कि आपने कभी एप्पल आईफोन्स की डॉलर में प्राइसेस के बारे में सोचा है, जिस तरह वो हमेशा बड़े नंबर से $1 कम रखते हैं, जैसे $499 सिंपली 500 की बजाय या $999 सिंपली 1000 की बजाय। आप सोच रहे होगे शायद जब हम किसी चीज के लिए $499 पे करते हैं तो हमें महसूस कुछ ऐसा होता है कि हम 400 और फिर ऊपर कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, सीधे 500 देने की बजाय। हम उस कीमत को देखने पर 400 के आंकड़े से ज्यादा करीबी महसूस करते हैं इंस्टेड ऑफ 500। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। बात यह है कि जब किसी भी चीज की प्राइस किसी होल नंबर में होती है, हमारा दिमाग ये सोचना पसंद करता है कि फेयर प्राइस जो कीमत है उससे कुछ होल नंबर कम हो। कंपनीज भी काफी मर्तबा जिन प्रोडक्ट्स को वो जानते हैं कि ये उतने इफेक्टिवली सेल नहीं होंगे, उन्हें उन प्रोडक्ट्स के साथ प्लेस करती हैं जिन्हें उन्हें ज्यादा डिजायरेबल दिखाना होता है, ताकि लो प्रोडक्ट्स के साथ सिंपली और सबकॉन्शियसली कस्टमर्स अपने बैक ऑफ द हेड कंपैरिजन करके डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली परचेज कर ले। जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, ह्यूमन रिलेटिव इंप्रूवमेंट्स को अपने आप पसंद करते हैं। ये बात याद रखना। ये सारे मार्केटिंग डिकॉयज ऑफर्स को जितने वो अच्छे नहीं है उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाने में मदद करते हैं। कंपनीज दूसरे कंपनीज से कम्पीट करने की बजाय अपने ही डिकॉय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके एसेंशियली अपने ही प्रोडक्ट्स से माइक्रो कम्पीट करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ये सब एक गेम की तरह है। इसके बाद आती है छोटी मोटी ट्रिक्स जो कंपनीज रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉय करती है, जैसे कि टारगेट प्रोडक्ट पर प्रिंटेड फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देना,
हल्का सा चेंज बेयरली परसेप्टिबल होता है, मगर सबकॉन्शियसली हम उसे अपने माइंड में कुछ इस तरह से रजिस्टर कर लेते हैं एज इफ कि वो प्रोडक्ट हमारे अटेंशन के लिए ज्यादा वर्दी है। देयर इज वन मोर, जहां कस्टमर को वो ज्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं मगर बेहतर प्रोडक्ट चॉइसेस प्रोवाइड की जाती है। ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर ई-कॉमर्स कंपनीज जैसे कि अमेजॉन वगैरह ने अपनी जगह पक्की बना रखी है। लाइक अमेजॉन के पास इनफ रिसोर्सेस है ना सिर्फ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, बल्कि साथ ही साथ उन्हें बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए भी, और कस्टमर्स को सिर्फ वही दिखाना जो वो मोस्ट लाइकली खरीदने वाले हो। कुछ दूसरी कंपनीज जो इसमें गलती कर देती है वो है कुछ ज्यादा ही फ्लैशी ऑप्शंस दिखाकर कस्टमर्स को ओवरवेल्म कर देना, खासतौर से किसी सेल वगैरह के वक्त, जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके लिए परचेजेस काफी मुश्किल हो जाती हैं। ये सारी चीजें तो फिर भी ऐसी है जो हम और आप देख सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर कंपनीज दरअसल इससे कहीं ज्यादा एडवांस टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करती है अपने कस्टमर्स को ज्यादा खर्च करने में सेफ फील कराने के लिए। ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन एक और तरीका है जिससे ये अकॉम्प्लिश किया जाता है। ऑल्फैक्टरी यानी कि सेंसेशन ऑफ स्मेल। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे लगभग 75% सेंसेशंस का लेना देना स्मेल से होता है। इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे दिमाग में जिन मेमोरीज के साथ ऑल्फैक्टरी कंपोनेंट जुड़ा होता है वो काफी मजबूती से दिमाग में बनी रहती है और कहीं ज्यादा आसानी से रिकॉल भी की जा सकती है। ये थीम ऑलमोस्ट हर मेजर इंडस्ट्रीज फॉलो करती है। हम सब ने न्यू कार की स्मेल या न्यू स्नीकर्स की स्मेल के बारे में सुना ही होगा। ये सभी एक कंपनी के एफर्ट्स के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इमेज बनाने के लिए, ऐसी भी जो शायद हम कभी देख भी ना सके। सिंगापुर एयरलाइंस वर्ल्ड की वन ऑफ बेस्ट एयरलाइंस वोट की जाती है। ये भी एक सिमिलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है। अपने पैसेंजर्स को हर फ्लाइट की स्टार्ट में अपनी खुद की ब्रांडेड फ्रेग्रेंस फ्लोरिडियन वाटर्स से इन्फ्यूज्ड हॉट टॉवल्स प्रोवाइड करके वही खुशबू खुद फ्लाइट अटेंडेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। प्लस कैबिन इंटीरियर में भी स्टारबक्स ब्रांड भी कुछ सिमिलर स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करता हुआ पाया गया है। फॉर एग्जांपल, अपने स्टोर्स के प्रीमाइसेस और इवन सराउंडिंग में ब्रांड को ऑल्फैक्टरीली इंपैक्टफुल बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी ऑर्डर को रिलीज करना। यहाँ एक सवाल अराइज हो सकता है कि क्या इस तरह की चीजें और टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करना एथिकल भी है या नहीं। वेल, हर बात के एक सिक्के की तरह दो पहलू तो होते ही हैं। एक तरफ मार्केटर्स ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो बेहतर समझ पाते हैं कि उनके कस्टमर्स उनसे क्या चाहते हैं ताकि वो उन्हें बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। उसी तरह दूसरी तरफ ये अटेंशन सैबोटाज पर भी आता है जो कि ऑलरेडी काफी वक्त से सोशल मीडिया पर होता ही आ रहा है। मगर एक बात तो जरूर सर्टेन है, जितना हम सोचते हैं हमारा अपने परचेजिंग डिसीजंस पर उससे सच में बहुत कम कंट्रोल है। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद तक नहीं करते, और जो चीजें आप ओन करते हो वो एक वक्त बाद आपको ओन कर जाती हैं। You don't truly afford something unless you can afford it twice or thrice. अपने thoughts and purchasing decisions कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना।